का ये मास्टर क्लास आपको काफी ज्यादा वैल्यू देगा। एक एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सीधे एग्जाम्स में आते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। किसी भी स्टेट रिप्रेजेंटेशन से हम डिटेल्स को रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको एक्सट्रैक्शन बोल देंगे, क्या उसको माइनिंग बोल देंगे, क्या उसको एब्स्ट्रैक्शन बोल देंगे? तो गाइस यार, माइनिंग के बारे में हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि माइनिंग क्या होता है। जब लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है उसमें से जब हम मीनिंगफुल डेटा को निकालते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग। यहाँ लिखा है क्या? रिमूविंग डिटेल्स, डिटेल्स को रिमूव करना। इसमें क्या करते हैं? माइनिंग में हम मीनिंगफुल डेटा को निकालते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जब हम डिटेल्स को रिमूव करते हैं, जब हम फंक्शनल डिटेल्स सिर्फ दिखाते हैं, इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शंस। और यही हमारा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है जब हम डेटा को निकालते हैं, जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिमूव करते हैं। यहाँ लिखा है रिमूविंग डिटेल्स, तो इस केस में ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही? एब्स्ट्रैक्शन। देखो, जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन यह डेटा निकालने की प्रक्रिया है, डिटेल्स हटाने की नहीं। ठीक है। जो माइनिंग है इसमें हम मीनिंगफुल डेटा को निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इसमें अननेसेसरी डिटेल्स को हम हटा देते हैं, केवल इंपोर्टेंट डिटेल्स यानी फंक्शनल डिटेल्स दिखाते हैं। जितना भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है उसको हम हाइड करके रखते हैं। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चैटबॉट? तो देखो यार, हम एआई पढ़ रहे हैं और हमने सॉफ्ट बॉट्स, चैट बॉट्स के बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन है कि जो चैट बॉट्स होता है, जो ऑटोमेटिक चैट करता है हमारे बिहाफ में, उसका फीचर कौन नहीं है? इंटरेक्शन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, क्या वह नेचुरल लैंग्वेज के हेल्प से इंटरेक्ट करता है? कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, क्या वह अपने आप से डुप्लीकेट हो सकता है? मशीन लर्निंग एंड एआई यूजेस, चूंकि वो चैट बॉट है मतलब हमारे बिहाफ पे वो चैट करता है किसी भी आदमी से जो हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को यूज कर रहा है, तो उसमें मशीन लर्निंग और एआई होता है। उसमें क्या होता है? ये बात सच है। इंटरेक्शन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, और चूंकि वो नेचुरल लैंग्वेज से इंटरेक्ट करता है तभी जाके वो रियल टाइम में परफॉर्म कर पाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, अपने आप से वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और यही इसका फीचर नहीं है। तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल में आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक गलत, एक गलत, क्योंकि ए और सी हमारा ऑप्शन सही है, हमें यहाँ गलत ऑप्शन डालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच इज एन एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है? एक्टिवेशन, तो देखो पहले हम जानते हैं एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होता है, अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है सर? एक मैथमेटिकल मैथमेटिकल फंक्शन है जो डिसाइड करता है कि जो न्यूरॉन है, जो न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरॉन है वह एक्टिवेटेड है या फिर नहीं। एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो बताता है कि न्यूरॉन जो है वह एक्टिवेटेड है या फिर नहीं। अच्छा, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। जो न्यूरॉन है वह एक्टिवेट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इंट्रोड्यूसिंग नॉन लिनियरिटी इनटू द मॉडल्स, जो नॉन लिनियरिटी इसमें इंट्रोड्यूस करता है, कौन सा है? क्या वो सिग्मॉइड है, कांस्टेंट है, लॉग है? देखो, लॉग नहीं है। लॉग क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशंस हम राइट करते हैं या फिर कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसमें एक लॉग फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। लॉग फाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें चीजों को समझने में हेल्प करता है। कांस्टेंट इसका आंसर नहीं होता है, इसका आंसर क्या होता है? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो न्यूरॉन के बारे में बताता है कि एक्टिवेट है कि नहीं है। नेक्स्ट, सिग्मॉइड एक पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है जो आउटपुट को 0 और 1 के बीच लाता है। इसको भी ध्यान रखना है कि जो सिग्मॉइड है उसके आउटपुट 0 और 1 के बीच होते हैं। बैक
प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर, जो बैक प्रोपोगेशन का फंक्शन क्या है। देखो, जो बैक प्रोपोगेशन है इसमें क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन एक ऐसा फंक्शनैलिटी है एआई में, उसका फंक्शन क्या है आप इसको समझते हैं। देखो, अगर कोई भी मॉडल है अगर गलती करेगा तो मैं इसको समझाता हूँ यहाँ समझ। बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है, मॉडल गलती करता है तो एरर मिलता है, फिर वेट्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि अगली बार सही आउटपुट आए। बैक प्रोपोगेशन मतलब जो प्रोपोगेट तुम कर रहे हो वो पीछे जाके, पीछे वाला जो डिटेल्स है, जो इसके पहले तुमने कैलकुलेशंस किया है, उसके आधार पर जो नया कोई भी इनपुट आ रहा है तो तुमको उसके हिसाब से इसका आंसर करना है, कि पिछले एक बार तुम अगर गलती कर चुके हो तो वही गलती दोहराना नहीं है, इसका मतलब ऐसा है। अच्छा, तो किस फील्ड में काम करता है, किस में काम करता है, ये हमारा काम करता है इनपुट सिलेक्शन में, वेट एडजस्टमेंट में, प्रिडिक्शन में। तो यहाँ क्या लिखा है, फिर वेट्स को एडजस्ट किया जाता है, मतलब जो वेट होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। प्रिडिक्शन क्या होता है, प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो जो बैक प्रोपगेशन है एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम है न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। इट कैलकुलेट्स द एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, जो प्रिडिक्ट करता है और जो एक्चुअल में आउटपुट आएगा इन दोनों के बीच क्या होता है उसको ये दिखाता है। देन प्रोपेगेट्स दिस एरर बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट, सिमेंटिक नेटवर्क्स यूजेज। जो सिमेंटिक नेटवर्क होता है वो क्या यूज करता है, जो सिमेंटिक नेटवर्क होता है, सिमेंटिक नेटवर्क वह किस चीज को यूज करता है। देखो, जो सिमेंटिक नेटवर्क है इसका मतलब क्या है, ए वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज यूजिंग नोड्स एंड लिंक्स। सिमेंटिक नेटवर्क का मतलब यही है कि आप जो नोड्स होता है, नोड्स बोले तो थिंग्स, और लिंक्स बोले तो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सिमेंटिक नेटवर्क क्या यूज करता है, नोड्स को यूज करता है, थिंग्स को, और लिंक्स को यूज करता है रिलेशनशिप्स को। डायरेक्ट इसका मतलब ये होता है, तो इसको डायरेक्ट याद करो। जो सिमेंटिक नेटवर्क होता है वो डायरेक्ट नोड्स और लिंक्स को यूज करता है। ए वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज, किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना किसके हेल्प से, नोड्स के हेल्प से और लिंक्स के हेल्प से, इसको क्या बोलते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क। नेक्स्ट, which of the following is the goal of the heuristic search algorithm। जो heuristic search algorithm है उसका गोल क्या है, जो heuristic search algorithm है उसका गोल क्या है। always guarantee finding the optimal solutions, हमेशा वह ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेगा, यही इसका गोल है। दे आर मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट देन अदर सर्च एल्गोरिथम, क्या जो दूसरे सर्च एल्गोरिथम है उनसे हमेशा एफिशिएंट होता है। दे कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सर्च स्पेसिस, क्या यह डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स सर्च स्पेसिस को हैंडल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ऑलवेज गारंटी फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमेशा गारंटी दे रहा है, गारंटी नहीं दे सकता है, नेगेटिव पॉइंट आ गया गलत। दे आर मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, हाँ दूसरे जो सर्च एल्गोरिथम है जैसे जो बीएफएस है, जो डीएफएस है, इनसे काफी एफिशिएंट होता है ह्यूरिस्टिक, मुझे सही दिख रहा। दे कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनसे एफिशिएंट होता है तो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सर्च स्पेस को भी हैंडल करता है, ये भी सही है, मतलब मोर देन वन हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which is used in interference, which is used in inference mechanism। inference mechanism क्या होता है, a process of deriving new facts from known facts। inference mechanism क्या होता है पहले इसको हम समझते हैं। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म होता है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यू फैक्ट्स, नए फैक्ट्स को डिराइव करना जो पहले से आप फैक्ट जानते हैं उसके हेल्प से, यूजिंग लॉजिक। नए फैक्ट्स को डिराइव करना फ्रॉम नोन फैक्ट्स यूजिंग लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है सर, फॉर्मल सिस्टम फॉर रीजनिंग, बेसिस ऑफ इन्फेरेंस। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, डेटाबेस क्वेरी, ये हमें पता है डेटाबेस क्वेरी करने के लिए। अच्छा, तो जो इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है वो क्या करता है, जो इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, जो इन्फ्रेंस मैकेनिज्म वो क्या करता है, यह बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस है, मतलब जो इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म
इसका मतलब यही है कि अगर आप पहले से देखो, आप पहले से अगर कुछ जानते हो, पहले से कुछ जानते हो तो इसका यूज करके आप नया चीज को जान रहे हो। इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस मैकेनिज्म। ये किसमें होता है? प्रेडिकेट लॉजिक में। अरेंज द अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ एआई इन प्रॉपर ऑर्डर। एआई कैसे आया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में देखो। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, बर्थ ऑफ एआई। जो बर्थ ऑफ एआई हुआ होगा कब? 1956 में। अच्छा, जो न्यूरल नेटवर्क कब आया था? ये 1960 के दशक में, 1960। जो मशीन लर्निंग था कब आया था? 1980, 1980 के आसपास। और जो डीप लर्निंग कब आया था? अभी आया है डीप लर्निंग 2006 में। सबसे पहले कौन है? बर्थ ऑफ एआई। पहले फोर, फोर इसमें नहीं है, फोर इसमें नहीं है, फोर इसमें नहीं है। एक बात नहीं, आंसर हमारा आ। बर्थ ऑफ एआई 1956 के आसपास। कब? डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में, इसके बारे में हमने बताया था। न्यूरल नेटवर्क 1960 के दशक में। मशीन लर्निंग 1980 के दशक में। और डीप लर्निंग 2006 अभी आया है। ग्रेफरे हिंटन ने डीप लर्निंग को रिवाइव किया है। एआई लॉजिक इज यूज्ड टू हैंडल अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी की हम बात करते हैं तो क्या होता है? देखो जब भी अनसर्टेनिटी की बात आए, अनसर्टेनिटी जिसमें कोई भी चीज फिक्स तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो सीधा इसका आंसर होता है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक से क्या जाएगा? फजी लॉजिक। ये बहुत सारा वैल्यू है, मैनी वैल्यूड लॉजिक है। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो, जैसे अगर मैं बुलियन लॉजिक की बात करता हूँ, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दूध गर्म है क्या? या दूध गर्म है, तुम क्या बोलेगा? अगर बुलियन लॉजिक देखता हूँ, या तो जीरो या फिर वन, या तो नहीं दूध गर्म नहीं है, या फिर दूध गर्म है। ये हो गया हमारा क्या? बुलियन लॉजिक। जो जीरो और वन में आंसर देगा। फजी लॉजिक क्या बोलता है सर? ये बोलता है दो से ज्यादा आंसर दे सकता है। दूध गर्म है, या तो नहीं दूध गर्म नहीं है, या फिर हाँ थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा गर्म है, हाँ बहुत गर्म है। तो देखो दो से ज्यादा आंसर मिल रहे हैं। तो फजी लॉजिक सिंपली ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करता है। बाकी जो बुलियन लॉजिक होता है उसमें ट्रू या फिर फॉल्स होता है। जो फजी लॉजिक है उसमें काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? सी। देखो जो फजी लॉजिक है अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, जैसे जीरो से लेकर वन के बीच बहुत सारा हो सकता है, जैसे थोड़ा सही। बुलियन लॉजिक जीरो या फिर वन, यस नो। प्रेडिकेट लॉजिक रीजनिंग के लिए होता है, अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं करता है। A process that seems or that stems or removes last few characters from a word, often leading to incorrect meanings and spelling is called। एक ऐसा प्रोसेस जो, इस मानो कोई वर्ड है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ स्टडी, ए प्रोसेस दैट स्टेम्स, स्टेम्स मतलब काटना, हटाना, या फिर रिमूव्स हटाना, फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम अ वर्ड। जिस मानो वर्ड है, इसमें से एक कैरेक्टर एस को इसने हटा दिया, तो क्या बच गया? ऐसे बच गया, एस हट गया। ऑफन लीडिंग टू इनकरेक्ट मीनिंग, अगर एस हटा दिए हैं तो इसका मीनिंग हमारा अलग है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमिंग। इसको स्टेमिंग बोल देंगे, या फिर लेमेटाइजेशन, या फिर नेम्ड एंटिटी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टेमिंग। जैसे अगर तुम यहाँ स्टडी लिख रहे हो और इसमें आप स्टेमिंग करोगे, जैसे मानो तुम दो लेटर को लास्ट से भगा दिए, तो क्या हो गया? STUDI। इसका कोई मीनिंग है? इनकरेक्ट मीनिंग हो गया। इसको बोलते हैं क्या? स्टेमिंग। और गाइस यार मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। ये है इंडिया का सबसे भयंकर का कोर्स। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो इस बात की गारंटी दी जाती है कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस हैंड पिक्ड हैं, अलग अलग बुक से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें यहाँ पढ़ा दी गई हैं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप जाके डेमो वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऐप पे देख सकते हैं। डेमो का मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे जाके आप दे सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें रखा गया है।
सारी चीज में मिल जाएंगी आपको। सिर्फ 597 में जीके जीएस के साथ कोर्स मिल जाएगा। या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप 497 का ले सकते हैं, या सिर्फ जीके जीएस चाहिए तो 247 का। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं ऐप को डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट से आप इनरोल कर सकते हैं। जितना चीजें इसमें दे दी गई हैं आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, बस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। राइट, नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू and choose the correct answer from the code given below. Greedy waste search, first search, a heuristic search, recursive based first search, iterative deepening a heuristic search. इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ग्रीडी वेस्ट सर्च क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट है सबसे अच्छा। Select some node for expansion, avoid substantial overhead, suffer from excessive node, time complexity depends upon the quality of heuristic. एक हमारा क्या हो जाएगा? ए ह्यूरिस्टिक सर्च, ए स्टार। ये क्या होता है? स्टार क्या करता है? एक्सेसिव ओवर से सफर करता है, सफर फ्रॉम एक्सेसिव नोड जनरेशन। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4 इसमें नहीं, ए का 4 इसमें है, बी का 3 नहीं, ए का 4 इसमें नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी का 2, रिकर्सिव बेस्ड, सी का 2, अवॉइड सब्सटेंशियल ओवरहेड, इटरेटिव डीपनिंग ए ह्यूरिस्टिक, ए सेलेक्ट नोड फॉर एक्सपेंशन। ये नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको याद कर लो, इसको क्या कर लेना है? याद, याद इसको कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में आते हैं। द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम involves the following sequential activities of knowledge। अगर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो इसका सीक्वेंस क्या है? पहले एक्विजिशन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन या फिर एप्लीकेशन। पहले स्टोरेज, एक्विजिशन, डिसेमिनेशन या फिर एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या होगा? या फिर एप्लीकेशन, इक्विजिशन, डिसेमिनेशन या फिर स्टोरेज। देखो जो एप्लीकेशन होगा सबसे लास्ट में होगा, अप्लाई हम सबसे लास्ट में करेंगे। अप्लाई यहाँ सबसे पहले दिया है, गलत हो जाएगा। अच्छा, पहले हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर लेंगे, पहले हम क्या करेंगे? इक्विजिशन, अधिग्रहण करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए। स्टोरेज में क्या करते हैं उसके बाद हम करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले नॉलेज को हम कलेक्ट करते हैं यानी एक्वायर यानी एक्विजिशन, फिर स्टोर करते हैं, फिर स्टोरेज, फिर शेयर करते हैं मतलब डिसेमिनेशन, और फिर इसको यूज करते हैं यानी उसका एप्लीकेशन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का एप्लीकेशन कौन है? न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, सेल्स फोरकास्टिंग, डेटा वैलिडेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कौन है? देखो जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क के एआई का पार्ट तो है ही। न्यूरल नेटवर्क या सेल्स फोरकास्टिंग को भी अनुमान लगा सकता है, सेल से सेल होगा कि नहीं। जो हम मेमोरेंडम अपना रखे हैं, जो चीजें हम अपने आप से ऑर्गेनाइज किए हैं, उसको देखते हुए हम जान पाएंगे कि सेल्स हो पाएगा कि नहीं, डेटा वैलिडेट हो पाएगा कि नहीं, रिस्क मैनेज हो पाएगा कि नहीं। मतलब सारे के सारे हमारे आंसर हमें दिख रहा है। टोकेनाइजेशन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज, एनएलपी का फुल फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। टोकन क्या होता है? हमने आपको सी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस पढ़ाया हुआ है कि अलग अलग टेक्स्ट को टोकन में ब्रेकआउट करना है। इसको क्या बोलते हैं? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में टेक्स्ट को छोटे हिस्सों वर्ड टोकन्स में डिवाइड किया जाता है। वर्ड नेट इज जो वर्ड नेट है वो क्या है? वर्ड नेट क्या होता है? वर्ड नेट एक लेक्सिकल डेटाबेस। वर्डनेट क्या है? एक लेक्सिकल डेटाबेस। इसका डायरेक्ट यही होता है। वर्डनेट क्या है? एक लेक्सिकल डेटाबेस है। लेक्सिकल डेटाबेस फिर क्या हो जाएगा? लेक्सिकल डेटाबेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, इसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। यह एक लेक्सिकल डेटाबेस ऑफ इंग्लिश है जिसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने विकसित किया। इसमें शब्दों को उनके अर्थ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिमेंटिक रिलेशंस के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। फीचर्स ऑफ ANN in which ANN creates its own organizations or representations of information it receives during learning time is।
देखो इस क्वेश्चन में आंसर छुपा है, बोल रहा है कि ANN की वह विशेषता, ANN की वह विशेषता, ANN मतलब, ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल, ANN artificial neural network, feature of ANN in which ANN creates its own organizations। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की वह विशेषता जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखने के दौरान प्राप्त जानकारी का अपना स्वयं का संगठन, स्वयं का, तो जब स्वयं का संगठन आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं संगठन। एडेप्टिव लर्निंग क्या होता है, जब अलग अलग इन्वायरमेंट में कोई भी मशीन लर्न करने में सक्षम है, उसको बोलते हैं एडेप्टिव लर्निंग। व्हाट इफ एनालिसिस, इसके बारे में हम देखते हैं। जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है वह विशेषता है जिसमें नेटवर्क सीखने के दौरान प्राप्त जानकारी को खुद व्यवस्थित करता है और उसका अपना खुद का रिप्रेजेंट करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। स्टॉप वर्ड्स आर, जो स्टॉप वर्ड्स हैं क्या होते हैं, मेन कीवर्ड्स, फ्रीक्वेंटली अकरिंग यूजलेस वर्ड। स्टॉप मतलब बार बार जो रोक रहा है, क्या है, यूजलेस वर्ड है। जैसे ईच, दी, एंड, ये बार बार आते हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एक्सपोर्ट सिस्टम यूजेस, जो एक्सपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या यूज करता है, एक्सपोर्ट सिस्टम हार्ड लॉजिक को यूज कर लेगा, नहीं, न्यूरल लॉजिक को यूज कर लेगा, क्या करेगा, रूल बेस्ड लॉजिक को यूज करेगा। एक्सपोर्ट सिस्टम नॉलेज बेस में फैक्ट्स प्लस रूल्स होते हैं जो इन्फेरेंस से डिसीजन लिया जाता है। रोबोटिक्स इन एआई डील्स विथ, एआई में रोबोटिक्स से क्या काम है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, परसेप्शन एंड एक्शन का। जो रोबोटिक्स है उसका काम क्या है, उसका काम है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, परसेप्शन और एक्शंस, उसका परसेप्शन क्या है और कैसे एक्शन लेगा उसका काम है। अल्फा बीटा प्रूनिंग इज यूज्ड, जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है उसका काम क्या है, मशीन लर्निंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, मशीन लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर किस में। देखो जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है वो क्या है, वह है एक मिनीमैक्स एल्गोरिदम की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। मिनिमम मैक्सिमम निकालने वाला जो एल्गोरिदम है उसका ऑप्टिमाइज करने का टेक्निक है। गेम ट्री उन ब्रांचेस को हटाता है जो फाइनल डिसीजन को प्रभावित नहीं करेंगी। तो ये क्या इसका आंसर होता है हमारा गेम। इसके बारे में सिंपली आपको यहाँ से पढ़ना है और आपको फिर से एक बार रिकमेंड किया जाएगा कि आप कोर्स को जाकर चेकआउट करें, अच्छे से पढ़ना शुरू करें, एक एक थ्योरी जो पढ़ाई गया उसको 2 से 3 बार पढ़ें। मॉक टेस्ट जो 47 जो 45 सेक्शन मॉक टेस्ट है उसको दें, फिर 15 फुल मॉक टेस्ट है इसको दें। इन सारे मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।